हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी ने डिस्कशन स्टार्ट किया था सेल डिवीज़न को। ठीक है, सेल डिवीज़न का डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने माइटोसिस को कम्प्लीटली देख लिया था। हम लोगों ने स्टडी कर लिया था माइटोसिस डिवीज़न। ठीक है, इस माइटोसिस डिवीज़न के कितने फेजेज होते हैं, कितने सब फेज होते हैं, इन सबको हम लोगों ने डिस्कशन में ले लिया था। ठीक है, आज उसी का छोटा सा टॉपिक इसमें बचा हुआ था, इसके सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और मियोसिस को भी आज ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले छोटा सा टॉपिक आज के इस वीडियो में तो हम लोग डिस्कस, वैसे मेन फोकस हम लोगों का है मियोसिस पर, मियोसिस डिवीज़न। ठीक है, लेकिन उससे पहले, इसको पढ़ने से पहले हमारा ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, इसके इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला जो इसका सिग्निफिकेंस है, ये क्या करता है, सेल के साइज को मेंटेन करता है। यह जो है सेल के साइज को मेंटेन करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है माइटोसिस डिवीज़न का, वो सेल के साइज को मेंटेन करता है। यदि सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है या उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसके साइज से बड़ा होने लगेगा। यदि इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा इसके साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स के कंपैरिजन में, तो फिर ये सेल क्या होगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि ये इसका जो सेल का एक प्रॉपर शेप है या उसकी साइज है वो मेंटेन रहे। तो सेल की साइज को मेंटेन करने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस होती है किसकी, माइटोसिस की। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, वुंड हीलिंग, यानी ये कहाँ पर पाया जाता है माइटोसिस डिवीजन? इट अकर्स फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड, यानी अगर कहीं पर हमारे पास घाव हो जाते हैं तो उस घाव को भरने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के इसके अलावा रीजनरेशन में भी इसका मेन इंपॉर्टेंस होता है। तो वुंड हीलिंग, रिप्लेसमेंट, इसके अलावा क्या है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे स्किन में क्या होते हैं, या जितने भी कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके स्किन में सेल्स जो होते हैं क्या होते हैं, वो डेड होते रहते हैं। ठीक है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, माइटोसिस की इम्पोर्टेंस होता है। तो इसमें हम लोगों ने पहला देखा, यानी सेल की साइज मेंटेन करने के लिए। दूसरा वुंड हीलिंग, यानी अगर हमारे पास कहीं भी घाव हो जाता है तो वो घाव भरता कैसे है, वो लगातार उसमें माइटोसिस होता है, जिससे सेल डिवाइड करते रहते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, और वो जो वुंड है, घाव है, वो भर जाता है। इसके अलावा रीजनरेशन में कई बार ऐसे होते हैं कुछ एनिमल्स, जैसे आप लिजार्ड देखे हैं, छिपकली, ठीक है, तो उसके क्या होते हैं, पूंछ या टेल जो होता है वो कई बार कट जाता है। तो उसको रीजनरेट करने के लिए कौन सी डिवीजन की आवश्यकता होती है? तो उनको रीजनरेट करने के लिए माइटोसिस डिवीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो हेल्प करता है इनके रीजनरेशन में। इसके अलावा अगर कोई डेड टिश्यू है या डेड सेल्स है, उनके रिप्लेसमेंट के लिए भी माइटोसिस डिवीजन इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेंटेन, ये क्या मेंटेन करता है, इट मेंटेन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये मेंटेन करता है, कैसे, बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन इसलिए करता है क्योंकि यह हर एक सेल में क्या करता है, जो क्रोमोसोम का नंबर है उनको इक्वली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जबकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में ये होता है कि वहाँ पर जो सेल हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, इक्वली नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, वहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा इनका अगला इंपॉर्टेंस देखते हैं, ये क्या करते हैं, इट सपोर्ट द बेसिक रिलेशनशिप एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पूरे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनको एक बेसिस या रिलेशनशिप दर्शाने के लिए भी यह रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
तो ये कुछ इम्पोर्टेंस फैक्टर थे या इम्पोर्टेंस जो है माइटोसिस का इम्पोर्टेंस था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम लोग मूव करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है माइटोसिस नहीं है बल्कि मियोसिस होना चाहिए। यहाँ आज हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस डिवीजन। यहाँ पर आप मियोसिस कर लो। मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस डिवीजन। इसको हम ठीक है, मियोसिस डिवीजन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसकी डिस्कवरी किसने किया था? फार्मर एंड मूरे। फार्मर एंड मूरे ने 1905 में इसकी डिस्कवरी किया। ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन क्या होता है, इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे। तो मियोसिस डिवीजन जनरली कहाँ पर पाया जाता है? ये हमें जर्मिनल सेल के अंदर देखने को मिलते हैं मियोसिस डिवीजन, जबकि हम लोगों ने माइटोसिस को देखा था कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सोमैटिक सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। ये पाए जाते हैं जर्मिनल सेल्स में। जर्मिनल सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसको हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है? इट अकर्स इन जर्म सेल्स। कहाँ पर पाए जाते हैं? जर्म सेल्स। कौन से जर्म सेल्स हो सकते हैं? जैसे सेमनीफेरस एपिथेलियम यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करते हैं। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर पाया जाता है? टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। मेल में ये कहाँ पर पाया जाता है? टेस्टिस के अंदर पाया जाता है, यानी ये सेमनीफेरस एपिथेलियम या ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इस ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियम होती है उससे क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? यानी उस गैमीट को बनाने के लिए कौन सी डिवीजन की आवश्यकता पड़ती है? तो वो माइटोसिस डिवीजन की मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मेल के अंदर। चलो ये सेमाइनल वेसिकल या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या एपिथेलियम में पाए जाते हैं। दूसरा यदि बात करते हैं जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी इन फीमेल, तो जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है ओवरी का, वहाँ पर भी इस तरह के डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि ये जो डिवीजन है कहाँ पर पाया जाएगा? जर्मिनल सेल के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस। वह सेल जो जिसमें मियोसिस होता है, वो सारे सेल्स जो मियोसिस शो करती हैं, जिसमें मियोसिस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मियोसाइट के नाम से जानते हैं। उन्हें हम मियोसाइट के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन इसे कहा जाता है। इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन। ये क्या होता है? एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्यों इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? पेरेंट के कंपैरिजन में हाफ हो जाते हैं। इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज ऑफ द रिडक्शंस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स। ठीक है, तो पेरेंट के कंपैरिजन में जैसे मानो ये पेरेंट सेल था, तो पेरेंट सेल में यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n था, यानी डिप्लॉयड कंडीशन में था, जबकि इससे बनने वाले जो भी डॉटर सेल होंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम की नंबर जो है वो क्या हो रही है? जस्ट हाफ हो जा रही है। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इट इज बेसिकली मेंट फॉर द गैमीट फॉर्मेशन। इस तरह के जो डिवीजन हैं वो जनरली इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पर होती है? गैमीट फॉर्मेशन के लिए इस डिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कहाँ पर? ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसी डिवीजन के द्वारा गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो वही गैमीट के थ्रू ही जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन हेरिडिटी जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए भी ये इस तरह के डिवीजन जो है वह आवश्यक है या उनकी आवश्यकता पड़ती है। और इसके एंड में क्या होते हैं? मियोसिस के एंड में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। 4 डॉटर सेल का
फॉर्मेशन होता है, यानी इसके एंड में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि हम लोगों ने देखा था कि माइटोसिस में क्या होता है, वहाँ पर उस माइटोसिस के एंड में 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा था और यहाँ पर 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। इसके फेजेज के बारे में देखेंगे, कितने फेजेज होते हैं मियोसिस के। ठीक है, इसके फेजेज हम लोग देखेंगे कितने फेज होते हैं। चलिए, तो इसके फेज के बारे में हम लोग देखते हैं, अलग अलग से स्लाइड हम लोग बना कर रखे हैं। यहाँ पर मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस को हम लोग दो फेजों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मियोसिस फर्स्ट तो हमारा है क्या, मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकेंड। इसको 2 अलग अलग फेजों में हम लोग डिवाइड करेंगे। अब इस मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड के भी अलग अलग सब स्टेजेज होते हैं। जैसे पहला फर्स्ट हो गया, यानी प्रोफेज फर्स्ट, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर माइटोसिस में कौन कौन से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, पहला प्रोफेज फर्स्ट हो गया। अब इस प्रोफेज फर्स्ट के 5 अलग सब स्टेज हैं, 5 अलग सब स्टेज हैं, जिसमें से पहला कौन सा हो गया, यानी यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ये प्रोफेज का है। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। प्रोफेज जो है मियोसिस डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। आगे हम लोग इसको अलग से डील करेंगे। दूसरा क्या है, इसी में मियोसिस फर्स्ट का ही हम लोग देख रहे हैं। तो मियोसिस फर्स्ट का पहले प्रोफेज हो गया, उसके सब फेजेज हो गए। इसके अलावा प्रोफेज के बाद आ गया मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये साइटोकाइनेसिस कई बार होता भी है यहाँ पर फर्स्ट में, या कई बार नहीं भी होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड की अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा यहाँ पर ये जो मियोसिस फर्स्ट है, एक्चुअल में जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन यहीं पर होता है। तो इस वजह से हम इसे रिडक्शन जो क्रोमोसोम का होता है इसी में होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हेट्रोटाइपिक या फिर रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इस मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, ये सेम होता है माइटोसिस के जैसा, सेम एज माइटोसिस। ठीक है, ये माइटोसिस के जैसा होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर जो क्रोमोसोम की संख्या घटती है तो वो कहाँ पर होती है, मियोसिस फर्स्ट में होती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर रिड्यूस नहीं होती है, तो इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके आज कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, उसको पढ़ने से पहले एक बार हमें उस पर हम लोग इसके फेजेस पर आएंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले एक इंटरफेज न्यूक्लियस की हम लोग बात कर लेते हैं। इंटरफेज में अगर सेल है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, इंटरफेज में अगर सेल है तो अभी ये फिलहाल यहाँ पर इसका डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसका सेंट्रियोल एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इंटरफेज में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इंटरफेज में। चलिए सेंट्रियोल को रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, इंटरफेज में देखेंगे तो इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस पे ऊपर पाया जाता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं,
प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर ये सब प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इंटरफेज में, ये इंटरफेज की बात करते हैं। इसके अलावा इसके सेंट्रियोल यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर इसमें सेंट्रोसेल में डिवीजन तो नहीं होता है, चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ये इंटरफेज में देख लिए, इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट एक्टिव स्टेज वेयर न्यूक्लियोलाई इज प्रोमिनेंट। न्यूक्लियोलाई अभी प्रोमिनेंट रूप से यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर इंटैक्ट होते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर पाया जाता है। क्रोमोसोम अपीयर एज ए क्रोमैटिन नेटवर्क। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो एक नेटवर्क के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये एक नेटवर्क के फॉर्म में इस तरह से ये क्रोमैटिन मटेरियल पड़े हुए हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे ये अलग अलग स्टेजेज में जाते हैं, फिर इनमें कंडेंसेशन होती है और यही जो है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मियोसिस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। मियोसिस फर्स्ट में हम लोग ने कहा कि ये कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्यों कहा हमने इसे, क्योंकि एक्चुअल में जो क्रोमोसोम की नंबर रिड्यूस होती है वो कहाँ पर होती है, मियोसिस फर्स्ट में ही होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अब इस मियोसिस फर्स्ट के भी हमने कहा कि कई सारे सब स्टेजेज होते हैं या सब फेजेज होते हैं। तो पहला इसका फेज का है, पहला सब फेज इसका है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में देखेंगे तो ये क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस फर्स्ट का, या पूरे मियोसिस डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, प्रोफेज होता है। तो वही देखेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्गेस्ट फेज। कैसा है ये, लॉन्गेस्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है फेज which show the actual reduction in the chromosome, जिसमें एक्चुअल रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ही क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है एक्चुअल में उसमें रिडक्शन कहाँ पर होता है, इसी प्रोफेज में ही होता है। कहाँ पर होता है, इसी मेटाफेज के प्रोफेज फर्स्ट में ही इसमें रिडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट टेक प्लेस इन डिफरेंट स्टेज। तो यह जो है, अब ये प्रोफेज फर्स्ट के भी कई सारे सब स्टेजेज होते हैं। तो इसमें पहला क्या है, इस सब स्टेजेज में फर्स्ट की बात करेंगे तो लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैचेटीन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, पैचेटीन के बाद आता है डायकानेसिस, पैचेटीन के बाद डायकानेसिस, डिप्लोटीन और डायकानेसिस। डिप्लोटीन एंड डायकानेसिस। डायकानेसिस। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं अब लेप्टोटीन पर। ठीक है, लेप्टोटीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। लेप्टोटीन, ठीक है, तो लेप्टोटीन क्या है, लेप्टोटीन में देखेंगे कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोलाई है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट होते हैं। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई अभी यहाँ पर पूरी तरह से ये कह सकते हैं हम कि ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो क्रोमैटिन फाइबर है वो धीरे धीरे उसमें शॉर्टेन होने लगता है। जो क्रोमैटिन फाइबर अभी हम लोगों ने देखा था कि जो इंटरफेज में क्या था, वो बिल्कुल एक नेटवर्क के जो रूप में था। फिर यहाँ पर होता क्या है कि वो क्रोमैटिन फाइबर्स जो है उसमें शॉर्टनिंग होने लगती है, इसके अलावा थिकनिंग होने लगती है, वो छोटा और मोटा होने लगता है, जिससे वो होता क्या है, इसके अलावा शॉर्टनिंग ऑफ सोलन स्ट्रक्चर, जो सोलन स्ट्रक्चर था उसका, उसमें शॉर्टनिंग होने लगती है। और अब इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। अब इसे क्रोमोमियर कहा जाता है। ठीक है, विच आर अरेंज एज ए होमोलोगस पेयर। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे वहाँ पर सब नेटवर्क के रूप में होते हैं, फिर यहाँ पर ये इस तरह से एक होमोलोगस पेयर में इस तरह से धीरे धीरे करके इसमें पेयरिंग स्टार्ट होती है। अगर ये सेल है तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है, यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी जैसे मतलब क्या हुआ, पेयरिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कहाँ से आते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिलोंग्स टू द पैरेंटल साइड,
पैटर्नल साइड इसमें से होता क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, वो पैटर्नल साइड के होते हैं यानी फादर से आते हैं, और इसके अलावा हाफ टू द मैटरनल साइड, और दूसरे कहाँ से आते हैं, जो अदर हाफ होते हैं वो मदर के साइड से आते हैं। तो दोनों में क्या होती है, उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इन एनिमल सेल्स जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम शो पिक्यूलियर बास्केट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बास्केट लाइक अरेंजमेंट इसका हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉगेट कहते हैं, जिसे बॉगेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे किसमें, लेप्टोटीन की। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं लेप्टोटीन की स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ये शॉर्टनिंग हुआ, इसके अलावा इसमें क्या हो गया, ये जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स थे इनमें हल्का फुल्का भी केवल पेयरिंग स्टार्ट हुई है। इसमें क्या हुआ है, पेयरिंग स्टार्ट हुआ है। चलिए लेप्टोटीन की बात करें, ये थिन होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं, विजिबल, शॉर्टन एंड थिकन। इसके अलावा इसकी जो साइज है न्यूक्लियस की वो इंक्रीज हो जाती है, एंड होमोलोगस पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्टार्ट गेटिंग टू क्लोज टू इच, एक दूसरे के पास आने लगते हैं, यानी कि उसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन सब स्टेज को। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।